मैंने कर दिया है आयुष when yes so it's Screen visible है सर? Yes, your screen is visible. So go ahead, Ayush. Hello everyone, my name is Ayush Raj. My topic for today's presentation is administration of Delhi Sultanate and with a special reference to इक्तदारी system. तो जब ये टॉपिक आएगा तो जो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हैं वो ये हैं, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विद स्पेशल रेफरेंस टू इक्तदारी सिस्टम, जो मेन क्वेश्चन है. दूसरा आ सकता है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुल्तान, वजीर एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन द दिल्ली सल्तनत. थर्ड जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द इक्तदारी सिस्टम, हाउ डिड इट चेंज अंडर डिफरेंट सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. अब जो मेरे सोर्सेज हैं इस टॉपिक को, जो जितना मैंने थोड़ा बहुत जहाँ से भी यूज़ किया है, वो हैं प्राइमरी सोर्सेज जो मेरे हैं वो है तारीख फिरोजा शाही, जो हम सब ने पढ़ी है, ज़ियाउद्दीन बरनी की. उसकी जो कंटिन्यूएशन टेक्स्ट ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी, फतवाए जहानदारी. फिर सियासतनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसे बहुत कुछ लिया था इस प्रेजेंटेशन में. निज़ामुल मुल्क तुसी की सियासतनामा. तजाउल मासीरी, ये है हसन निज़ामी की, ये भी इम्पोर्टेंट है. और तबकात नासिरी, ये है मिनाजुस सिराज की. जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो मिडीवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत बाय सतीश चंद्रा, दिल्ली सल्तनत ये पीटर जैक्सन, और लेगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया के.एस. लाल. अब सर स्टार्ट कर दूं? यस यस गो अहेड. स्क्रीन थोड़ा सा छोटा आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन विजुअल है सर? अब हाँ, यस. सो गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड आल्सो. ठीक है सर. Regarding the questions, yeah. हाँ सर, ये विजिबल है? Yes, visible और पूरा क्लियर है. Now you go ahead. ये फिर से रिपोर्ट कर दूं सर ये क्वेश्चंस? नहीं ठीक है, go ahead, आगे बढ़िए. हाँ, ये सोर्सेज मैंने बता दिए थे. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से दिल्ली सल्तनत में मैक्स जो जितनी भी डायनेस्टीज हैं ओवरऑल इसी तरह से डिवाइडेड था, जितना भी मैंने अपनी रिसर्च में पाया. एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में जो रहता था वो था सुल्तान. सुल्तान की फिर दो डिवीजन होती थी. सुल्तान के जो पावर्स थे वो उस तरह डिवाइडेड थे. एक वजीर जो कि सेकंड टू सुल्तान था हर डायनेस्टी में, और उसका जो डिपार्टमेंट था वो था दीवाने विजारत. और एक दूसरी अदर जो मिनिस्ट्रीज थी, जो तीन अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, वो थे दीवानी अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रिसालत. इसके आगे मैंने एक्सप्लेन किया इन सब के बारे में. जो एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा एक पार्ट था वो था कोर्ट एंड द रॉयल हाउस होल्ड. इसमें जो सुल्तान का जो कोर्ट में और उसके जो हाउस होल्ड में वहां पे कैसी पावर्स थी उनके पास, वो है. और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से, वो प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट में इक्तादारी सिस्टम, कि वहां पे किस तरह हुआ था. तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन का. अब है सुल्तान, जो पिवटल रोल है जिसका सुल्तान. उसमें जितनी मैंने रिसर्च की उसमें मैंने ये पाया कि उसका हर टाइम सुल्तान का, जो जिस भी डायनेस्टी का वो सुल्तान हो, उसकी एक गॉड लाइक स्टेटस सुल्तान का था. अब जो हाई और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग हर टाइम ये पढ़ते हैं कि ये मुस्लिम रूल था इंडिया में, लेकिन जो असली में जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है, जो कि सऊदी अरेबिया में जब इस्लाम आया था उस टाइम जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो फैलाव हुआ था, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस था वो इमाम से था. कि इमाम अपॉइंट होता था, वो लोगों के द्वारा चुना जाता था, वो एक सिंपल लाइफ लीड करता था, और वो पॉलिटिकल और सोसाइटी में स्पिरिचुअल दोनों तरह की अथॉरिटी गवर्न करता था, पॉलिटिकल भी और स्पिरिचुअल भी. लेकिन इस दिल्ली सल्तनत में हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं था, इमाम नहीं था, उसके जगह पे सुल्तान था. और वो जो था वो एक सेक्युलर लीडर की तरह था, मोर सो सेक्युलर लीडर. वो एडमिनिस्ट्रेशन का पिवट कह सकते हैं उसको, एकदम बीच में रहता था, एकदम फलक्रम था एडमिनिस्ट्रेशन का. जो आर्मी थी उसका कमांडर एंड चीफ भी सुल्तान था. और जो अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील होती है, आखिरी जो न्याय मिलने का जो रास्ता है, वो भी सुल्तान से ही निकलता था, मतलब वही अल्टीमेट जज था. अब सुल्तान जाहिर सी बात है अपनी रियासत में उसकी बहुत ग्रेट ऑनर और ग्रेट प्रेस्टीज कमांड करता था, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट था सोसाइटी का भी, पॉलिटिक्स का भी. और उसने बहुत से तरह के लोगों को पेट्रनाइज किया था, चाहे वो म्यूजिशियंस हो जाए, पोएट्स हो जाए, रिलीजियस स्कॉलर्स हो जाए,
तो और वो उसके कोर्ट्स में भरे भरे रहते थे। अथॉरिटी सुल्तान की इस तरह से दिखाई जा सकती है कि बर्नी ने अपनी राइटिंग में लिखा है कि सुल्तान का जो दिल है वो भगवान का आईना है, मिरर ऑफ गॉड। सुल्तान्स हार्ट इज द मिरर ऑफ गॉड, दैट इज द हार्ट रिफ्लेक्टेड द विशेज ऑफ गॉड। मतलब जो भगवान कहना चाहते हैं वो सुल्तान के हार्ट से निकलता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी सुल्तान करेगा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि असल में तो वो भगवान चाहते हैं और आप भगवान को क्वेश्चन कर नहीं सकते। इसी ये पॉइंट इस बात से भी सीमेंट होता है कि जो बलबन था उसने जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही जो टाइटल है शैडो ऑफ गॉड उसको अज्यूम किया था, और उसने इंट्रोडक्शन किया था 2 सेरेमनीज हम सब जानते हैं, सजदा और पाबोस, मतलब बाउइंग इन फ्रंट ऑफ द किंग एंड किसिंग द किंग सुल्तान फीट। तो इन सब चीजों से ये तो एस्टैब्लिश हो जाता है कि जो सुल्तान था वो गॉड लाइक स्टेटस अज्यूम कर चुका था दिल्ली सल्तनत। अब जो दूसरा इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि क्या सुल्तान के पावर कोई लिमिटेशन था या नहीं था। तो ये भी बहुत एक आयरनी है कि भगवान से ही सुल्तान, भगवान से अपने आप को कंपेयर करके सुल्तान पावर ले रहा है, लेकिन जो भगवान मतलब जो रिलीजन है वही उसको उसके पावर को किसी हद तक लिमिट करता था। अगर कोई चीज लिमिट करता था तो वो रिलीजन ही था। वो कैसे कि रिलीजन में जो भी ब्रॉड प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए थे और जो भी मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए थे, सुल्तान को उसके हिसाब से चलना होता था। और कुछ थिंकर्स का ऐसा मानना है कि सुल्तान को रिमूव कर दिया जाता अगर वो इमोरल हो जाता या फिर वो मतलब उनके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता। और वो कब ऐसा रिमूव होगा जब लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ सम रिलीजियस लीडर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं कि वो सोचते हैं कि सेम सिचुएशन में सब कुछ उनको भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन ये लिमिटेशंस इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सुल्तान के हर डिसीजन को ये कर सके। मतलब सुल्तान को एक वाइड रेंज दिया जाता था अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं, और ये हम देखते भी हैं कि बहुत सारे टैरेंट्स जैसे बलबन टाइप जो रूलर्स थे वो भी इमर्ज होते हैं जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहते थे। लेकिन जो रिलीजन, जो एक मॉरल इन्फ्लुएंस था जिस पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। स्लेवरी जो थी उसका क्या रोल था? ये जो स्लेवरी का जो रोल है ये बहुत अर्ली पार्ट ऑफ हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बहुत अर्ली पार्ट में स्लेवरी का रोल दिखाई देता है पॉलिटिक्स में। ऐसे तो स्लेवरी पर्सनल स्लेव्स तो अंत तक भी रहे थे, लेकिन जो पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में जो रोल है स्लेवरी का वो बहुत अर्ली पार्ट में दिखाई देता है। क्योंकि स्लेव्स ऑब्वियसली वो अपने मास्टर्स उनको पसंद करते थे और स्लेव्स उन पर पूरा डिपेंड थे। तो ये सुल्तान्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो आर्मी में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी दोनों जगह अपने जो भरोसेमंद स्लेव्स हैं उनको घुसाएं। तो लेकिन फिर क्या होता है कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्लेव ऑफिसर्स के बीच में और अदर्स जो नोबल थे उनके बीच में। तो स्लेवरी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। उसके बाद से मतलब उसका उतना यूज होता ही नहीं। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कुछ एविडेंस मिलते हैं कि स्लेव उसको एज पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव किया जाता है, लेकिन तब तक उसका जो रोल है वो पॉजिटिव, मतलब सुल्तान के हक में से ज्यादा उसके ऑपोजिट में हो जाता है। तो इट इज मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव। ये हुआ टोटल सुल्तान के अंदर। नेक्स्ट जो सुल्तान के सेकंड, जिसको मैं कह सकता हूँ जो ऑफिसर था वो था वजीर। ये सेकंड ओनली टू सुल्तान। निजामुल मुल्क सियासतनामा में लिखते हैं कि वजीर को कैसा होना चाहिए। वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अहले कलम मतलब मैन ऑफ लर्निंग होना चाहिए उसको, वॉरियर ना भी हो तो, लेकिन मैन ऑफ लर्निंग होना चाहिए। उसके पास एक वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेगिसिटी होनी चाहिए, मतलब दूरदर्शिता होनी चाहिए कि वो प्रीएम्प्ट कर सके पहले ही चीजों को, क्योंकि उसके व्यूज जो है सुल्तान के द्वारा कभी भी मांगे जा सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट पे मांगे जा सकते हैं। ही शुड ऑल्सो बी मैन ऑफ टैक्ट, मतलब वो बहुत उस टैक्टिकली उसकी थिंकिंग बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जो नोबिलिटी है उसको कंट्रोल करना है और उसको एलियनेट नहीं करना है। मतलब नोबिलिटी को पूरी तरह से बैन भी नहीं करना है, क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जरूरत है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन उनको पूरी तरह खुली छूट भी नहीं देनी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वजीर वॉज नीडेड बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ टैक्ट। वजीर अब 2 तरह के थे, वजीर ए तफविज
वजीर जिनके, ये ऐसे वजीर थे जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, सिर्फ एक पावर नहीं थी कि वो अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं कर सकते थे। और जो सेकंड टाइप के वजीर थे वो थे वजीर ए तनफिज। पहले वाला है तफविज और दूसरे है तनफिज। वो वजीर जो सिर्फ रूलर्स के विश को कैरी करते थे। और जो वजीर का जो ऑफिस है, ये अर्ली पार्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुगलक्स के टाइम में। तुगलक्स के टाइम में जो वजीर का ऑफिस है वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस मिल जाती है उसको। मतलब और उसमें हम ये भी देखते हैं कि पहले में हम ये देखते हैं कि जो वजीर का ऑफिस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ज्यादा दिन के लिए। लेकिन तुगलक के टाइम में हम देखते हैं कि चाहे वो गयासुद्दीन तुगलक हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इवन फिरोज शाह के टाइम में, कि उनको 10-10, 15-15 साल के लिए वो वजीर अपॉइंट होता है। ये था वजीर के बारे में। अब है दीवाने विजारत। ये जो जिस डिपार्टमेंट को या जिस मिनिस्ट्री को वजीर हेड करते थे उसको बोला जाता है आयुष क्वेश्चन उठाया, बट व्हाट द आंसर, क्यों फर्स्ट पार्ट में वजीर का टेन्योर काफी कम होता था, लेटर पार्ट में वजीर का टेन्योर काफी बढ़ गया? सर मैं आंसर दूं? सर हाँ, यस थोड़ा सा। हाँ सर, उसमें ये था कि जब जो फ्रंट पार्ट था उसमें एक तो जो मैंने देखा कि बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जो पहली जब डायनेस्टी थी, चाहे वो इल्तुतमिश की हो, उसके बाद जब रजिया आ गई तो रजिया ने जब वो लेती है तो वो इल्तुतमिश के जो वजीर रहता है जिसको अपॉइंट करता है उसको मार देती है। फिर जो फिर रजिया के जब रजिया मरती है तो जो किंग मेकर बनता है उसको बलबन मरवा देता है, और बलबन फिर अपना नायब बन जाता है, नायब उल सल्तनत। तो उस टाइम वजीर का पोस्ट खाली ही रहता है। And instability, stability, that हाँ means सर, major region, very good, major region। हाँ और लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट्स के थ्रू कुछ वजीर को दिखा देते ना कि कौन कौन किसके टाइम वजीर था, ये आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा आगे। हाँ सर। सर वो मैंने सोचा था, फिर मैंने आपने वो कहा था ना कि वो नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, हाँ इसलिए नहीं मैंने ठीक, लेकिन सर चलिए मैं कर ओके। दूंगा सर, ये हाँ मेरा है ही, मेरा पता है जी। मैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करता हूँ सर। दीवाने विजारत ये ऑफिस था जो वजीर हेड करते थे, ये वो मिनिस्ट्री थी। ये चार जो मेजर मिनिस्ट्रीज मैंने पहले चार्ट में भी दिखाई थी उनमें से एक है। और इनकी इसकी जो अथॉरिटी है, इसको आप फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हैं उस वक्त की, और इसकी जो अथॉरिटी थी वो मैक्सिमम थी। मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं, ये मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन इसकी अथॉरिटी बाकी तीन के ऊपर भी थी, जो कि बाकी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। तो क्योंकि वजीर ऑब्वियसली सेकंड टू ओनली टू सुल्तान, तो उसकी मिनिस्ट्री की अथॉरिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका जो मेजर काम था वही रेवेन्यू कलेक्शन, अपने जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखना, या फिर और उसका अकाउंट्स रखना कि कितना कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, कितना रेवेन्यू आया, हासिल और हासिल और फवाजिल का अकाउंट रखना, और कितना एक्सपेंड कर रहा है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना सोल्जर्स में, और रेवेन्यू इक्ता होल्डर्स को रेवेन्यू असाइनमेंट्स देना सुल्तान के ऑर्डर पे। मतलब उनको बोलना कि आपके इक्ता से इतना रेवेन्यू आना चाहिए, इस इतने टाइम के लिए, इतने टाइम में इतना रेवेन्यू एसोसिएट होना चाहिए आपके इसमें, आपके इक्ता से। ये सब वो करते थे सुल्तान के ऑर्डर पे। इस ही मिनिस्ट्री में दो ऑफिसर्स थे, एक थे मुशरिफ और एक थे मुस्तौफी। मुशरिफ जो थे वो एक्सपेंडिचर जो होता था उसको सुपरवाइज करते थे, और जो मुस्तफी थे वो सुपरवाइज करते थे, मतलब वो इंचार्ज थे इनकम के, मतलब कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्शन, और ये बेसिकली कहाँ पे एक्सपेंड होगा वो मुशरिफ करते थे, और मुस्तफी कलेक्शन में थे। इसी में एक नायब और एक डेप्यूटी भी अपॉइंट हुआ था वजीर का, क्योंकि उनका ड्यूटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। फॉरेन ड्यूटीज भी कभी कभी उनको दूसरे राजाओं से भी बात करने भेज दिया जाता था, उनकी ड्यूटीज अब ज्यादा हो गई थी तो एक नायब को अपॉइंट कर दिया गया। अब है दीवानी अर्ज। ये मिनिस्ट्री है, ये बेसिकली आर्मी से रिलेटेड मिनिस्ट्री है। ये इसको हेड करते थे आरिज ए ममालिक। अब आरिज ए ममालिक जो पोस्ट थी उसको हम कमांडर इन चीफ के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सुल्तान खुद ही थे। जैसा मैंने पहली स्लाइड में ही बताया था कि सुल्तान ही कमांडर इन चीफ थे। तो आरिज ए ममालिक वो नहीं थे, वो एक लीडिंग नोबल थे और एक वॉरियर थे, बहुत अच्छे वॉरियर हुआ करते थे। तो उनको बना दिया गया था दीवाने अर्ज का, वो उसको हेड करते थे। मेन जॉब जो इस डिपार्टमेंट का था वो रिक्रूट करना आर्मी में, आर्मी को इक्विप करना, जितने भी उसके वो स्वॉर्ड्स और जितने बाकी अस्त्र थे उनके साथ इक्विप करना, और आर्मी को पे करना रेगुलरली।
ये इनका इस डिपार्टमेंट का बेसिक काम था। और इक्ता होल्डर्स के पास जो आर्मी थी उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन करना। और जो सुल्तान की आर्मी जब किसी एक्सपीडिशन पे जाती थी तो उसकी सप्लाई की, फूड सप्लाई और जो उसकी ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज है कि कहाँ से क्या करेगी, कहाँ पे जाएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ स्टेशन होगी, वो सारा कुछ दीवाने आरिज के अरीज ममालिक इस उनके अंडर आता था। और ये दीवाने आरिज में वो इंक्लूड होता था, उसी डिपार्टमेंट के अंदर ये होता था। अलाउद्दीन के टाइम में हम ये देखते हैं कि दाग की जो ब्रांडिंग सिस्टम है, हॉर्स का ब्रांडिंग सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस हो गया था। क्योंकि सर ने भी हमें बताया था कि जो इंफीरियर क्वालिटी के हॉर्सेस थे उनको कैवलरी से हटाना था। इसलिए हटाना था क्योंकि जो टर्किश ये जो रूलर्स थे, मतलब जो ये सल्तनत थी, ये बेसिकली कैवलरी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर वॉर टैक्टिक्स वाज कैवलरी। क्योंकि उनका जो स्पीड और स्विफ्टली जो अटैक करते थे तो वो कैवलरी के थ्रू करते थे। तो उसमें से वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्स हो। तो वो जो दाग का जो सिस्टम है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आया था कि मतलब यही डिपार्टमेंट उसको हेड करता था। इसी डिपार्टमेंट के अंदर ब्रांडिंग होती थी हॉर्सेस की। और जो चेहरा सिस्टम भी था जिसमें सोल्जर्स की आइडेंटिटी को असर्टन किया जाता था, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर किया जाता था, ताकि कोई भी सर्वेंट या कोई भी दूसरा अनट्रेन्ड सोल्जर आके बेमतलब की सैलरीज ना ले ले। तो उसका ख्याल रखने के लिए भी चेहरा सिस्टम इंक्लूड किया था, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कह सकते हैं। अब है दीवाने इंशा। ये हेड करते थे दाबीर या दाबीर खास। इसको हम फॉरेन ऑफिस नहीं कह सकते। ये दीवाने इंशा असल में फॉरेन ऑफिस नहीं था। ये बेसिकली काम करता था कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। सुल्तान और अदर रूलर्स के बीच में जो लेटर्स जाते थे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे, या सुल्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो बातें होती थी बस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये जो डिपार्टमेंट था इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था फॉर्मल लेटर्स लिखना, उसको मतलब बहुत सुंदर भाषा लिपि में उसको लिखना, भाषा शैली में उसको ड्राफ्ट करना अच्छे से, कॉपी करके उसको डिस्पैच करना। तो ये लेटर्स का बेसिकली इनका काम था दीवाने इंशा का। इट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन टू इंपॉर्टेंट इक्तदार्स। हाँ, जो इक्तदार्स थे, इक्ता होल्डर्स जो थे, उनके पास ऑर्डर सुल्तान का भेजना या फिर कुछ कम्युनिकेट अगर करना है, तो अगर बाहर से कोई दूसरी आर्मी अटैक कर रही है तो उसको किस तरह करना है, तो वो भी इनके टाइम में ही था। और इस डिपार्टमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका जो हेड था दाबीर या दाबीर खास, उसको एक राइवल समझा जाता था वजीर का, मतलब, या फिर वजीर को चेक रखने के लिए दाबीर खास को देखा जाता था कि वो राइवल है वजीर का। और इस पोस्ट को स्टेपिंग स्टोन भी बोला जाता था वजीर के पोस्ट के लिए। मतलब कि अगर आप दाबीर खास बन गए तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आप वजीर भी बन सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये जो दीवाने इंशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है दीवाने रिसालत। ये पहली ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में जो मैंने पढ़ा, जिसका कुछ क्लियर नहीं था कि ये इसका फंक्शन एग्जैक्टली क्या था। और हिस्टोरियंस में भी इसके लिए बहुत साफ डिविजन्स पाए जाते हैं। फिर जो मैंने देखा कि इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट सुल्तान्स के अंदर डिफरेंट है। और तो इसका जो हिस्टोरियंस का जो मतभेद इसमें पाया जाता है उसमें 3 व्यूज निकल गया था। पहला तो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स था। दूसरा जो व्यू है वो ये है कि वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक का जो मॉरल है, जो एथिकल और मॉरल जो ड्यूटीज है पब्लिक की, उसको कंट्रोल करने के लिए था। और प्राइस कंट्रोल, कमोडिटीज की प्राइस कंट्रोल करने के लिए था। या फिर वो पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब पब्लिक की जो शिकायतें हैं उसको सुनने के लिए ताकि एक डिपार्टमेंट था। ये 3 व्यूज दिए जाते हैं दीवाने रिसालत को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर हम देखते हैं कि जो दीवाने रिसालत था वो एक प्रोमिनेंट नोबल था, उसके द्वारा हेड किया जाता था। और वो जो शुहनाज हैं जो डिफरेंट मार्केट्स को कंट्रोल करते थे, जो 4 मार्केट्स उनको जो कंट्रोल करते थे वो शुहनाज कंट्रोल करते थे। उनके वर्क को सुपरवाइज जो करता था वो एक नोबल करता था, और वही नोबल था हेड दीवाने रिसालत का। मतलब इन शॉर्ट दीवाने रिसालत मार्केट कंट्रोलिंग बॉडी दिखाई देती है अलाउद्दीन खिलजी के अंदर।
फिरोज शाह तुगलक के अंदर दीवाने रिसालत एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां पब्लिक की शिकायतें सुनी जाती थी। और दीवाने रिसालत का एक जगह और एविडेंस मिलता है कि वो गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और जो और बुराइयां थी उनको उन पे चेक करने के लिए एक डिपार्टमेंट था। और ये भी चेक करने के लिए था कि जो मुस्लिम्स हैं वो पब्लिकली शूरा, मतलब जो इस्लामिक लॉज है जिसमें वो कहते हैं कि आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, उसको मुस्लिम्स पब्लिकली वॉयलेट ना करें, उसको क्या बोलते हैं, चेक रखने के लिए, मुस्लिम्स को इंश्योर करने के लिए वो वॉयलेट नहीं करते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट था दीवाने रिसालत। तो ये बहुत ही क्लियर है कि दीवाने रिसालत का अलग अलग रोल था अलग अलग सुल्तान के अंदर में। तो इसका कोई एक रोल अभी तक असर्टेन तो नहीं हो पाया। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज खत्म हो गई, अब आता है कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड। कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंस था, जाहिर सी बात है क्योंकि सुल्तान के एसोसिएट थे कोर्ट भी और रॉयल हाउस होल्ड भी, और सुल्तान क्योंकि हर चीज का सेंटर पॉइंट था, तो बहुत मतलब उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। और जो ऑफिसर्स थे जो इनके लुक आफ्टर करते थे रॉयल हाउस होल्ड को, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है वकील ई दार, वकीले दार। इनका जो 3 फंक्शन था, वो पेमेंट करते थे अलाउंस की और सैलरीज की रॉयल किचन के जो स्टाफ थे उनको, जो वाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ थे उनको, जो रॉयल स्टेबल मतलब जो वो जहाँ घोड़ा रखते हैं उनके जो स्टाफ थे उनकी पेमेंट की जिम्मेदारी वकीलेदार की थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कि प्रिंसेस के एडुकेशन को उस पर नजर रखना, और उनके मतलब उनको पढ़ाना लिखाने की पूरी जिम्मेदारी जितने भी राजकुमार थे उन सब की जिम्मेदारी थी वकीलेदार पे। और इनकी ये पोस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था ये इस बात से आप देख सकते हैं कि जो रानियां थी, जो प्रिंस थे, जो कोटियर्स थे, जो सभागन थे, वो सारे इनको अप्रोच करते थे फेवर्स के लिए। मतलब इनसे परमिशन लेते थे, कुछ भी इनको अगर कुछ अपने कुछ फेवर चाहिए होता था तो उनसे सुल्तान के पास नहीं लेकिन वकीलेदार के पास जाते थे। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी एज फार एज कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड इज कंसर्न। जो सेकंड एक ऑफिसर दिखाई देता है वो है आमिर हाजिब, या इसका जो दूसरा नाम था वो था बरबेक। ये था मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मतलब जो भी सेरेमनी परफॉर्म होती थी कोर्ट्स में, जैसे बलबन के टाइम में हम देखते हैं कि उसकी बहुत सी सारी सेरेमनीज थी जो वो खुद परफॉर्म करता था, और उस तरह से बाकी सुल्तानों की भी जितनी सेरेमनी थी वो जो परफॉर्म होती थी वो इसके अंडर में होती थी, इसके वॉचफुल आइज के नीचे होती थी। ये नोबल्स को और जो कोर्टियर्स जो कोर्ट में होते थे उनको मार्शल करता था, उनको खड़ा करवाता था अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स एंड देयर प्रीसीडेंस, ये भी उसकी जिम्मेदारी थी। और जितने पेटिशंस सुल्तान के पास जाते थे, जितने भी पेटिशंस होते थे वो सब इसके थ्रू जाते थे। तो इसलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि मतलब जो भी पेटिशन कोई फाइल कर रहा है सुल्तान से, कोई भी मदद मांग रहा है या कुछ भी चीज के लिए सुल्तान को अगर वो बुलाना चाह रहा है तो वो सबसे पहले अमीर हाजिब या बरबेक को एक पेटिशन देगा, वो उसको देखेगा, अगर वो समझेगा कि वो मतलब ये वर्दी है सुल्तान के पास जाने के लिए तब वो जाके आगे बढ़ाएगा, वरना वो खारिज हो जाता। दूसरा है बारिदे खास, ये ऑब्वियसली ये हेड था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, जो बारिदे खास है। और ये बारिद मतलब स्पाइस को अपॉइंट करता था एम्पायर के जो एम्पायर मतलब जो सल्तनत थी उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और ताकि सुल्तान को सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और इसका जो इस पोस्ट का जो सबसे ज्यादा यूज किया है वो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और उनका ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेन वेपन था अपने नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए। उनको उनकी मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है उनके खिलाफ, क्योंकि अगर आप देखो तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर आप कह सकते हो कि थे, और इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती ज्यादा होने का चांस था। तो इन दोनों ने ही सबसे ज्यादा यूज किया है बारिदे खास को। यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो प्रोविंशियल सिस्टम है इक्तादारी सिस्टम, अब उसमें हम जाते हैं। ये होगा ये जो लास्ट पोर्शन होगा मेरे प्रेजेंटेशन का। इक्तादारी सिस्टम जो है उस जो वर्ड इक्ता है उसका मतलब होता है लैंड या फिर लैंड रेवेन्यू, अगर असाइन टू अ इंडिविजुअल ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब अगर आप किसी को दिए हो कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड, तो उसको होल्ड करना है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये जो सिस्टम है सबसे पहले जो जिसके इंडिया में जिसके रीन के अंदर हमें दिखाई देता है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
दिस वाज ही वाज द सेकंड, सबको मालूम है, रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। लेकिन ये इक्ता सिस्टम जो है ये सल्जुकिड्स के टाइम में, जहां पे निजामुल मुल्क जिन्होंने सियासतनामा, सॉरी निजामुल मुल्क बोला, सल्जुकिड्स के टाइम में सबसे पहले हमें उधर सेंट्रल एशिया से थोड़ा नीचे नीचे की तरफ एट द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान और ईरान, उस तरफ हमें दिखाई देता है इक्ता सिस्टम पहली बार एम्प्लॉय हुआ था। तो सेल्जुकिड्स ने ये पहले दिल्ली सल्तनत से पहले एम्प्लॉय कर लिया था। तो आप कह सकते हो कि वहां से भी उसकी इसकी जो ओरिजिन है वहां से। और जो इक्तास थे वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिए जाते थे, नोबल्स को दिए जाते थे, उनकी सर्विस, एक्सचेंज ऑफ द सर्विस फॉर द स्टेट। और ये जो सिस्टम जो शुरू हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत में जब ये शुरू हुआ था, तो ये ऐसे शुरू हुआ था कि कहीं पर अगर डायनेस्टी ने सपोज स्लेव डायनेस्टी ने कहीं पे अटैक किया, या इल्तुतमिश ने कहीं अटैक किया, उसको उस एरिया को कॉन्कर किया, उस एरिया के रिसोर्स कॉन्कर किए। अब उस एरिया की डिवीजन होती थी, जो भी आर्मी ऑफिसर्स थे या जो भी नोबल्स थे उनके बीच में, एरिया की भी और रिसोर्स की भी। और ये जो इक्ता जो था वो एज अ पेमेंट दे दिया जाता था, एज अ ग्रांट दिया जाता था फॉर योर सर्विस इन द वॉर। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये सिस्टम और ज्यादा डिफाइन हो गया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा उभर के आई कि असल में इक्ता होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या, एंड दे बिकेम मोर क्लियर। और ये उसके बाद धीरे 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 करते करते आगे हम देखते हैं कि ये एक प्रिंसिपल सिस्टम बनता है इस पूरे स्टेट का, ना कि सिर्फ स्लेव डायनेस्टी का बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का एक प्रिंसिपल सिस्टम बनता है। हर डायनेस्टी ने इसको अपना। और जो इक्ता होल्डर्स थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही उनका इक्तास का, उनका जो बाकी का था वो था रेवेन्यू कलेक्ट करना लोगों से, आर्मी को जो पेड, एक आर्मी मेंटेन करना पेड ट्रूप्स की, अपने एक्सपेंस को निकाल के जो बाकी का उनका जो रेवेन्यू बच जाता है जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो वापस से भेज देना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब कि सुल्तान के पास। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्तदारी सिस्टम। अब इक्तास जो थे वो हर साइज के थे, कुछ छोटे इक्तास थे और कुछ बड़े इक्तास थे। छोटे इक्तास के जो इक्तदार जो इक्ता होल्डर थे उनको बोला जाता था इक्तेदार, लेकिन जो बड़े इक्तास के जो इक्ता होल्डर थे उनको बोला जाता था मुक्ति या वली। और मुक्ति और जो वली थे उनके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लॉ मेंटेन करने की और ट्रूप्स मेंटेन करने की, जो कि इक्तेदार जो छोटे इक्ता के होल्डर थे उनके पास नहीं थी। तो ऑब्वियसली उनका जो इक्ता था वो काफी छोटा था, तो उसमें उतना लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी होती नहीं थी। और आर्मी को भी मेंटेन करने के लिए आपको बड़ी जगह चाहिए होती है और ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए होती है ताकि आप रिक्रूटमेंट कर सकें। तो जो इक्तेदार था उनका बेसिक काम था कि आपको मतलब नॉर्मल सर्विस, रेवेन्यू कलेक्शन एंड वो उसको सुल्तान के पास भेजना। लेकिन जो मुफ्ती और वली थे उनका था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और ट्रूप्स को मेंटेन करना। अब जो इक्तास का जो ग्रांट है, अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत लोग जो इक्तदारी सिस्टम है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं जो यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम था उससे। ये थोड़ा गलत हो जाएगा कि अगर हम उससे डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, क्योंकि जो इक्तादारी सिस्टम है वो ना ही तो मतलब जब इक्ता किसी को मिलता था तो दैट डिड नॉट इम्प्लाई दैट अ पर्सनल राइट ऑफ द होल्डर ऑन द लैंड, नॉर वॉज इट हेरिडिटरी। मतलब कि अगर किसी भी नोबल को या किसी भी आर्मी ऑफिसर नोबल को अगर कोई इक्ता मिलता है तो उसका ये मतलब नहीं था कि उस नोबल का पर्सनल राइट हो गया है उस इक्ता पे और अब वो हेरिडिटरी, मतलब उसके बच्चे को भी अब आने वाले जनरेशन को भी मिलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनिशियली तो खैर नहीं था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हम लोग देखते हैं कि वो हेरिडिटरी राइट्स दे देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जब भी इक्तदारी सिस्टम हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इक्ता जो थे वो ट्रांसफरेबल थे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो होल्डर्स थे मुफ्ती वली और जो इक्तदार थे उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते रहता था, एवरी 3 to 4 years उनका ट्रांसफर होते रहता था। तो ये सिस्टम एकदम फ्यूडल नहीं था जो यूरोप में एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जो आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर आईएएस को आप कंपेयर करो तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे समझ से, कि उनकी भी आप देखिए कि उनकी भी ट्रांसफर होती रहती है। वो जिस भी इलाके में कोई डीएम आता है तो उस इलाके को वो खरीद नहीं लेता, उसका कोई पर्सनल राइट नहीं होता है, बस गवर्नेंस के लिए होता है वहां पे। सेम चीज आप इक्तदार पे और वली और मुफ्तीज पे अप्लाई कर सकते हैं कि वो उनका कोई पर्सनल राइट नहीं होता था, उनका फ्रीक्वेंट हर 3 से 4 साल पे ट्रांसफर होता था। और ये एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ये हेरिडिटरी भी नहीं था। और ये भी था कि अगर जो इक्तदार है, इक्ता होल्डर्स है, वो अगर कुछ गलत करते हैं तो वो पनिशमेंट के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब उनको पनिश भी किया जा सकता है। उसमें भी कोई ऐसा बात नहीं थी कि उनको पनिश नहीं किया जाएगा। अब जो मुक्ति है
वो had to separate a part of the total revenue for his own personal expenditure and for the maintenance of troops. तो मुक्ति जब कलेक्ट कर लेता था टोटल रेवेन्यू अपने जो इक्ता से, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता था उसका, तो वो उसका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसको निकाल के, और उसका जो मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप में जितना पैसा लगेगा उसको निकाल के, जो बाकी जो बचता था, इसको बोलते हैं हम लोग फवाजिल। फवाजिल जो था वो स्टेट को भेज दिया जाता था, मतलब सीधे सुल्तान के पास। दिस सिस्टम वॉज इन प्लेस, और ये बलबन के टाइम से ये सिस्टम प्लेस में था। It meant that the Central Revenue Department had to make assessment of the expected income of the ICTA, the cost of the Mukti's expenditure and the cost of the maintenance of the army. तो मतलब जैसा कि यहाँ लिखा है कि कॉस्ट जो सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम था, जो सेंटर में था, उसको असेस करना पड़ता था पहले ही कि कितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना इनकम होगा, उसका मुक्ति का इनकम कितना होगा, और कितना पैसा लगेगा आर्मी मेंटेन करने में, और उसके बाद जो बचेगा वो आना चाहिए सेंटर के पास। और ये जो प्रोसेस था, फवाजिल का जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, ये रिजिड हो गया था अलाउद्दीन के टाइम। अलाउद्दीन के टाइम में इसको और रिजिड कर दिया गया था, और वहां पे जो मुक्तीज थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो अलाउद्दीन्स रेवेन्यू सिस्टम इन खालिसा एरियाज, जिसकी खालिसा एरियाज की जितने भी रेवेन्यू इलेक्ट होते थे वो डायरेक्ट चल जाते थे रॉयल ट्रेजरी में। और तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे इक्तादारी सिस्टम के मतलब जो स्ट्रिक्टनेस थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जितना बलबन के टाइम में था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि खालिसा में जितने भी रेवेन्यू इलेक्ट होगा वो डायरेक्ट जाएगा रॉयल ट्रेजरी में, और अगर नहीं जाता था तो उसमें बहुत खास पनिशमेंट मिलती थी अलाउद्दीन के टाइम में। अब जो टाइम के साथ साथ जो सेंटर का जो कंट्रोल था ओवर दी मुक्तीज एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज, विच लेड टू दी, जो उसके बाद जब सेंटर का ऑब्वियसली जब कंट्रोल बढ़ गया तो नायब दीवान या फिर जो ख्वाजा है, ये एक ऑफिसर था, ये था इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेंटर। इसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है क्योंकि सेंटर को अब चाहिए कि मुफ्तीज पे ज्यादा कंट्रोल हो, ताकि वो पूरा फवाजिल, जो टोटल फवाजिल है वो सेंटर तक पहुंचे और बीच में कहीं अटक ना जाए या मुफ्तीज मार ना ले। तो उसके लिए नायब दीवान और ख्वाजा की अपॉइंटमेंट हो गई थी, जो सेंट्रल का रेवेन्यू ऑफिसर था। बारिद जो था वो इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इसको अपॉइंट किया गया था क्या बोलते हैं, मुफ्तीज का जो उस पर नजर रखने के लिए, उसका जो भी मतलब मुफ्तीज पे नजर रखने के लिए, और उस पर सुल्तान को उसका टाइमली रिपोर्ट देने के लिए कि भाई ये कितना मतलब यहाँ पे ये चोरी कर रहा है, यहाँ पे वहां पे घपला हो रहा है। तो उसके लिए बारिद को अपॉइंट किया गया था। अब मुफ्तीज को भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता था ऑब्वियसली सेंटर में, तो वो एक ऑफिसर था नायब अरीज, ये उनको रिप्रेजेंट करता था सेंटर में और उनका पक्ष रखता था सेंटर में। अब बर्नी के अनुसार जो सल्तनत था वो 20 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। जब तक मतलब ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कैप्चर नहीं हुआ था, तब तक जो दिल्ली सल्तनत था वो 20 हिस्सों में डिवाइडेड था। अब वहां पे ये कहना मुश्किल है कि जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है या डिवीजन का जो आज कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम एग्जिस्ट करता था या नहीं, ये बात अनक्लियर है। कई जगह पे दिया जाता है, कई जगह पे नहीं दिया जाता, तो इस पे भी डिबेट है। लेकिन दो तरह के डिविजन्स का हर मेंशन मिलेगा, एक है सद्दीज जो यूनिट ऑफ 100 और एक 84 यूनिट ऑफ 84। ये दोनों एग्जिस्ट करते थे, ये थे विलेज, ये सद्दीज और 84 दोनों थे कलेक्शन ऑफ विलेजेस। तो इनका मेंशन मिलता है, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का उतना क्लियर नहीं है। 3 तरह के ऑफिसर्स थे विलेज लेवल के ऊपर। चौधरी 100 विलेज के जो हेड को चौधरी बोला था, मुकद्दम जो विलेज के हेडमैन थे, और खूट जो विलेज ऑफिसर था। अब जो मुक्ति की जो पावर थी वो क्या, उस पे जो लिमिटेशंस थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे वो हमें बिल्कुल मिलेंगे निजामुल मुल्क तुसी की सियासतनामा में। उसमें एक पूरा पैरा है इसी को डेडिकेटेड है। उसमें वो लिखते हैं कि दे शुड नो, दे मतलब द मुक्तीज शुड नो that their right over the subject is only to take the rightful amount of money in a peaceful manner. The life, property and the family of the subjects should be immune to any harm. The muktis have no right over them. If the subject desires to make a direct appeal to the sultan, the muktis cannot prevent him. Every mukti who violates the law is to be dismissed and punished. And after 3 or 4 years, the amil and the muktis are to be transferred so that they do not become too strong. इस पैराग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मुक्तीज के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास एक पे होती थी वो मुक्तीज का वो
बिल्कुल भी वैसा चीज नहीं था। अब हम देखेंगे जो चेंजेस हुए थे इक्तादारी सिस्टम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर डिफरेंट रूलर्स। बलबन के अंदर जो थे, नो इक्ताज और पोस्ट इन गवर्नमेंट वर गिवन टू पर्सन जो लो और लो फैमिलीज में, उसके हिसाब बलबन के हिसाब से इग्नोबल फैमिलीज और जो लो फैमिलीज में बिलोंग करता था उनको कोई इक्ता नहीं जाता था, कोई पोस्ट भी नहीं जाता था गवर्नमेंट। नायब दीवान, ये मैंने पहले भी बोला है, और ख्वाजा जो थे वो अपॉइंट होते थे टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द मुफ्तीज फ्रॉम द सेंटर, ये पहले भी बोला मैंने। और जो फवाजिल पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा था उसकी रिकवरी पे, कि फवाजिल को किस तरह से रिकवर किया जाए। विच वॉज द अमाउंट लेफ्ट, फवाजिल तो मैंने पहले भी बोला है कि जो अमाउंट लेफ्ट हो गया था जब डिफरेइंग द मुफ्तीज एक्सपेंस एंड द सैलरीज ऑफ द ट्रूप्स, इन दोनों को निकाल के जो अमाउंट बचता था उसको बोलते थे फवाजिल, तो उसको कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए थे। एक तो ऐसा चेंज था कि उसने स्मॉल इक्ताज को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया था और उन सबको सेंट्रल अथॉरिटी में ले आया था जो दोआब रीजन में थी, जो खालिसा लैंड हमने पहले डिस्कस किया। स्मॉल इक्ताज अबॉलिश हो गए थे ये, और ये एक बहुत बड़ा मूव था, बहुत बड़ा एग्रीगेरियन मूव माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कि जो एग्रीकल्चर को जो मूव सपोर्ट होते हैं उसमें अबॉलिशन ऑफ स्मॉल इक्ताज इन दोआब रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ग्रेट अमाउंट ऑफ कंट्रोल दीवाने विजारत के थ्रू इक्ताज पे बहुत कंट्रोल किया जा रहा था, और इसमें भी जो रिकवरी था फवाजिल का वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और जो पीपल जो चीटिंग करते हुए पकड़े जाते थे वो उनको बहुत हार्शली पनिश किया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में जो पॉलिसी थी वो थोड़ी मॉडरेट थी, और रिगार्ड पीपल के थ्रू रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा मॉडरेट पॉलिसी अप्लाई थी उसमें, उतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना अलाउद्दीन और बलबन था कि फवाजिल पे जो स्ट्रिक्टनेस उन लोगों ने दिखाई थी। टैक्सेस जो थे वो डिमांड किए जाते थे एक्चुअल जो उस साल प्रोड्यूस हुए थे उस पे, ना कि जो पिछला पास्ट रिकॉर्ड है। मतलब अगर दोआब में अगर किसी साल बारिश नहीं होती है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस कम हो जाएगा, तो जब प्रोड्यूस कम होगा तो उस साल जो प्रोड्यूस हुआ है उस पे उसके अनुसार टैक्सेस डिमांड किए जाते थे। इसलिए ऐसे नहीं कि जब पिछले साल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था तो उस पर उतना ही टैक्स लिया जाएगा इस साल भी, तो ये काफी मॉडरेट एक पॉलिसी थी। और जो मुफ्तीज की जो इनकम थी वो ज्यादा 111 से 116 पात एनुअली बढ़ाई जाती थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में he made a policy of separation of expenditure of troops and the expenditure of muftis where the troops were to be directly paid by the central government। ये भी एक आप कह सकते हो लैंडमार्क डिसीजन कह सकते हो आप, क्योंकि पहले दोनों जो एक्सपेंडिचर ऑफ मुफ्तीज और एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रूप्स वो इक्तदारी या फिर मुफ्तीज ही किया करते थे, और मतलब वो इक्ताज से ही हुआ करता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको जो ट्रूप्स का जो पेमेंट है और जो उनकी सैलरी का पेमेंट है वो अपने हाथ में ले लिया था, और सिर्फ मुफ्तीज का जो सैलरी था वो सिर्फ जो इक्ताज से टैक्स कलेक्ट होता था उससे दिया जाता था, और ये डायरेक्ट दिया जाता था अब सेंटर से सोल्जर्स की सैलरी। और उसने टैक्सेशन इंक्रीज कर दी थी दोआब में उसकी फर्टिलिटी के लिए, लेकिन उस साल तो जैसे सर ने मुझे बताया था कि वहाँ पे स्कैर्सिटी हो गई थी रेन की, तो वो डिसीजन भी बैकफायर हो गया था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में यही पे एक मेजर चेंज आता है इक्तदार का, जो मतलब जो हमने पहले पढ़ा इक्तदारी की वो फ्यूडल नहीं था, इक्तदारी सिस्टम फ्यूडल नहीं था, और यही आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसके टाइम में इस रूल, ये एक ऐसा रूलर है जहाँ पे जो इक्ताज थे वो हमेशा के लिए दे दिए गए थे किसी भी इक्तदार को, और उसको हेरिडेटरी बना दिया गया था। मतलब कि अगर इक्ता जो होल्डर है वो अगर मर जाता है तो उसके बेटे को मिलेगी, वो अगर मरता है तो उसके दामाद, अगर बेटा नहीं है तो उसके दामाद को मिलेगी, दामाद नहीं है तो उसकी जो विधवा है उसको मिलेगी, नहीं तो उसका जो स्लेव है उसको मिलेगा। तो ये जो एक जजमेंट था फिरोज शाह तुगलक का, या जो एक डिसीजन था, इसने इक्ताज को, इक्तादारी सिस्टम को काफी हद तक फ्यूडल बना दिया था। तो ये हमें इससे दिखता है। अब जो पर्सनल एक्सपेंडिचर था मुफ्तीज का वो इंक्रीज कर दिया गया था, और पेमेंट्स टू सोल्जर्स वो मेड थ्रू भारत और इतलाक, ये काइंड ऑफ ड्राफ्ट। ये जितने भी चेंजेस थे दोनों मिला लीजिए आप, ये मुफ्तीज का जो पेमेंट इंक्रीज करना और सोल्जर्स का जो ड्राफ्ट से पेमेंट करना, इन दोनों ने काफी वीक कर दिया था सल्तनत को, क्योंकि इसमें अनहेल्दी ट्रेंड शुरू हो गए थे। क्योंकि जब आप इक्ताज परमानेंटली किसी को दे देते हैं तो वहां पे रिवोल्ट के भी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि वो फिर समझेगा कि वो मेरा ही एरिया है, तो मतलब अब वो मेरा इलाका हो गया, तो अब जब मेरे ही पास है तो मैं अपना कोई अलग डायनेस्टी बनाऊं, उसके हो जाता है। सिकंदर लोदी के टाइम में जो बहुत ही मामूली चेंज है, इसमें इक्ताज के नाम चेंज कर दिए थे सरकार और प्रांगना में, और वो फवाजिल का जो क्लेम था उसको स्टॉप कर दिया था, और जो मतलब फवाजिल अब नहीं ले रहा था, उस पर अपना सरकार का क्लेम स्टॉप कर दिया था। ये भी बैकफायर हुआ था। और देयर वाज अ सब असाइनमेंट ऑफ पोर्शंस ऑफ सरकार, मतलब जो इक्ताज का अब नाम चेंज किया सरकार में, बाय प्रिंसिपल असाइनीज। तो प्रिंसिपल जो मेन मेन उनको असाइनीज लगते थे उसको इक्तदार अब दे दिए गए। अब जो ये लास्ट स्लाइड है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्तदारी सिस्टम, क्यों इक्तदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट था। वो एक मेजर पिलर, तो हमने जैसे देखा कि एक मेजर पिलर था इस पूरे दिल्ली सल्तनत के टाइम में, और एक बहुत इंस्ट्रूमेंट था डिसेंट्रलाइजेशन का, जिससे पूरा दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज रही थी इक्तदारी सिस्टम की वजह से। इट वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोबिलिटी एंड मिलिट्री चीफ्स एज इट एसोसिएटेड देम विद द स्टेट। नोबिलिटी जितनी भी थी, उनको जब इक्ताज मिलते थे तो उनके पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनको रिपोर्ट करना होता था सेंटर के पास में, और जो मिलिट्री चीफ्स होते थे, और इस सिस्टम की वजह से ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो काफी क्लियरली डिफाइंड है। और ये प्रोविंशियल गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो अलग है और जो स्टेट है वो अलग है, उसमें भी बहुत इसने सर्व किया था इक्तदारी सिस्टम में, क्योंकि अब इक्तदार जो थे, जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई उनके हाथ में, और लॉ एंड ऑर्डर जैसा मैंने बोला वो उनके हाथ में आ गई है, तो अब गवर्नर्स बन गए थे। और ये मुगल सिस्टम में हम जब मुगल पीरियड में हम लोग जाएंगे तो उसमें और ये इफेक्टिवली दिखाई देता है कि उसमें इक्तदार नहीं बोलता, उसको गवर्नर बोलते हैं। उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। और पेमेंट का तो एक मीडियम था ही, पेमेंट का एक मीडियम था, रेवेन्यू कलेक्शन का एक मीडियम था, और ट्रूप्स मेंटेन करने का। ये तीन जो बेसिक इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही तीनों थे, कि वेरियस ऑफिशियल्स को पेमेंट हो, रेवेन्यू कलेक्ट हो, और ट्रूप्स भी मेंटेन हो। और जो जागीर सिस्टम जो मुगल के टाइम में आया है, उसका जो बैकग्राउंड है वो हमें इक्तदारी सिस्टम से ही मिलता है, क्योंकि उसमें भी इक्ताज डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिए जाते हैं, और जागीर सिस्टम में भी जागीर दिए जाते थे। इसको जागीरदार, जिनको दिया जाता है उनको जागीरदार बुलाते थे। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू।